खबरें विस्तार से, आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है। तो चलिए शुरुआत करते हैं लंच टाइम की। सबसे पहले दिखाते हैं आज की ट्रेंडिंग न्यूज। पहलगाम हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने भारत और पाकिस्तान रखेंगे अपने विचार। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, पुंछ में तलाशी अभियान में 5 आईईडी बरामद किए गए। हवाई सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारतीय सेना को मिला रूसी एयर डिफेंस सिस्टम। IGLAS 250 करोड़ के रक्षा सौदे से सरहदों को मिली अभेद्य सुरक्षा। DRDO ने तैयार की निगरानी की पैनी आंख, हजारों फीट की ऊंचाई से सरहदों पर नजर रखेगा नया प्लेटफॉर्म। उत्तराखंड में 5 दिनों में 1.25 लाख लोगों ने की 4 धाम यात्रा, अब तक 25 लाख तीर्थयात्रियों ने कराया रजिस्ट्रेशन। और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं आज हिंद के शौर्य पराक्रम की खबर के साथ। भारतीय सेना देखिए हर चुनौती को वक्त से पहले भांपते हुए अपनी तैयारियां पुख्ता रखने के लिए जानी जाती है। इसी की मिसाल ये 3 तस्वीरें आप सभी के सामने। हिंद के हवाई सुरक्षा को मजबूत करने वाली ये तीनों तस्वीरें सेना की इसी तैयारी की गवाही दे रही हैं। भारतीय सेना ने रूस से अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम इग्ला-S खरीदा है, जो कम दूरी से होने वाले हमलों को नेस्तनाबूद करने का दम रखता है। इसके साथ ही एयर डिफेंस को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने V-Shaheed एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की तैयारी भी कर ली है। जंग के मैदान में एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा हथियार होता है जो दुश्मन के हवाई हमलों को नाकाम कर सकता है। ये एयर डिफेंस सिस्टम सैकड़ों किलोमीटर दूर से आ रहे दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को पहचान लेता है। रडार पर दुश्मन के मिसाइल और लड़ाकू विमान का पता चलते ही ये एक्टिव हो जाता है। चंद सेकंड में एयर डिफेंस सिस्टम से निकली मिसाइलें अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाती हैं और ये गाइडेड मिसाइल अपने लक्ष्य का पीछा करके उसे नेस्तनाबूद करके ही दम लेती है। देखिए इसी के साथ ही DRDO ने आसमान से निगरानी का एक ताकतवर हथियार तैयार कर लिया है। हजारों फीट की ऊंचाई से सेना की अत्याधुनिक आंख दुश्मन की हर गतिविधि पर पैनी नजर भी रखेगी। और अब बात करेंगे रूस से हुए रक्षा सौदे की। हवाई सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए हिंदुस्तान ने रूस के साथ एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद का सौदा किया है और करीब 250 करोड़ के सौदे के तहत भारत को IGLAS मिसाइलों की नई खेप मिलने वाली है। इस एयर डिफेंस सिस्टम की संख्या बढ़ने से पाकिस्तान से लगी सीमा पर सेना की मिसाइल क्षमता और ज्यादा मजबूत होगी। और देखिए क्या कुछ खास होने वाला है इसमें, वो भी आपको दिखाते हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। IGLAS मिसाइल की रेंज 6 किलोमीटर है। इसे कंधे पर रखकर फायर किया जा सकता है। इसे फायर एंड फॉरगेट की तर्ज पर डिजाइन किया गया है। ये टारगेट का पीछा करके उसे नेस्तनाबूद भी करता है। देखिए इसके अलावा IGLAS की मिसाइल का वजन 10.8 किलो होता है। पूरे सिस्टम का वजन 18 किलो होता है। इसकी लंबाई 5.16 फीट होती है, जबकि ये 1.17 किलो का विस्फोटक साथ ले जा सकता है और ये अधिकतम 11,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसकी रफ्तार 2,266 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। और देखिए हिंद के आसमान के लिए सेना ऐसा सुरक्षा कवच तैयार कर रही है जिसे तोड़ पाना किसी भी दुश्मन के बस की बात नहीं। इसी कवच को और मजबूत करने के लिए सेना कम दूरी तक मार करने वाली एयर डिफेंस सिस्टम की खेप बढ़ाने की तैयारी में जुट गई है। रक्षा मंत्रालय ने नई पीढ़ी के V-Shaheed सिस्टम खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और ये वो एयर डिफेंस सिस्टम है जो हर हमले से सरहदों को महफूज रखने की गारंटी देता है। सरहदों पर होगा आधुनिक एयर डिफेंस का पहरा। अभेद्य सुरक्षा कवच में महफूज रहेगा हिंदुस्तान। V-Shaheed करेगा दुश्मन की हर साजिश को नाकाम। हिंद की हवाई सरहदों को दुश्मनों से महफूज बनाने की पुख्ता तैयारी कर ली गई है। भारत के पास दुश्मन की आसमानी साजिशों को नाकाम करने के लिए कई हथियार पहले से मौजूद हैं। अब इस फहरिस्त में एक नया नाम भी जुड़ने जा रहा है।
ये नया हथियार है नेक्स्ट जनरेशन V-SHORADS यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की अगली पीढ़ी। रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को एक अहम फैसला लेते हुए V-SHORADS की खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी। इस सिलसिले में रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भी जारी कर दिया गया है। इस नए रक्षा सौदे के तहत रक्षा मंत्रालय भारतीय सेना के लिए 48 लॉन्चर, 48 नाइट विजन साइट्स, 85 मिसाइलें और एक मिसाइल परीक्षण स्टेशन खरीदने की योजना बना रही है। नए V-SHORADS के लिए शर्त रखी गई है कि ये नया सिस्टम दिन और रात में काम करने में सक्षम होना चाहिए। इसके साथ ही ये हर तरह के मौसम और बर्फ से ढके इलाकों में भी हवाई टारगेट को नेस्तनाबूद करने का दम रखता हो। किसी भी जंग में हवाई हमले सबसे घातक होते हैं। फाइटर जेट्स आसमान से मौत की बरसात कर सकते हैं। घातक मिसाइलें हजारों किलोमीटर दूर से कहीं भी तबाही मचा सकती हैं। जंग कोई भी हो, जंग का रुख अक्सर हवाई हमलों और उन्हें नाकाम करने की काबिलियत से तय होता है। मौजूदा दौर में पड़ोसी मुल्कों के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए रक्षा मंत्रालय हवाई खतरों से निपटने की तैयारियों में जुटा है। सेना की एयर डिफेंस यूनिट को मैन पोर्टेबल और इंफ्रारेड होमिंग तकनीक से लैस करने की तैयारी भी कर ली गई है। मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम यानी मैन पैड इतना हल्का होता है कि इसे एक जवान अपने साथ कहीं भी लेकर जा सकता है। फायरिंग के लिए इसे तैयार करने में भी जरा भी वक्त नहीं लगता। लक्ष्य का पता चलते ही इसे कहीं भी फायर किया जा सकता है। इसमें एक ड्यूअल थ्रस्ट सॉलिड मोटर लगा होता है। इस नए सिस्टम को फायर एंड फॉरगेट क्षमता के साथ डिजाइन किया गया है, यानी एक बार फायर करने के बाद ये डिफेंस सिस्टम दुश्मन की मिसाइल को ध्वस्त करने के बाद ही दम लेता है। अगर टारगेट रास्ता बदल ले तो ये डिफेंस सिस्टम खुद अपना रास्ता बदलकर टारगेट का पीछा करता है। V-SHORADS को लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कि ये एयर डिफेंस सिस्टम करीब से हो रहे हवाई हमलों को नाकाम करने का काम करता है। अगर दुश्मन से लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर या मिसाइलें दूसरे एयर डिफेंस को चकमा देकर सरहद में घुस आए हों तो V-SHORADS ही उन्हें नेस्तनाबूद कर सकता है। यही वजह है कि शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को किसी भी अहम सैन्य ठिकानों या बड़े शहरों के करीब तैनात किया जा सकता है। ये सुरक्षा का वो अंतिम घेरा होता है जो किसी भी सैन्य बेस की हिफाजत के लिए सबसे अहम होता है। हिंदुस्तान भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने पर लगातार काम कर रहा है। हवाई सुरक्षा कवच को मजबूत करने के लिए हिंदुस्तान ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है। इसे सरहद के पास अहम ठिकानों पर तैनात भी कर दिया गया है। S-400 दूर से होने वाले हमलों को वक्त रहते नाकाम कर सकता है, लेकिन अगर हवाई हमला करीब से हुआ तो उसे नाकाम करने के लिए V-SHORADS जैसे शॉर्ट रेंज वाले एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत पड़ती है। सुरक्षा की इसी चुनौती को भांपते हुए हिंदुस्तान अब V-SHORADS की तैनाती भी बढ़ाने में जुट गया है। आने वाले वक्त में एयर डिफेंस सिस्टम हिंदुस्तान के पूरे आकाश में एक मजबूत सुरक्षा कवच तैयार कर देगा। एक ऐसा सुरक्षा कवच जिसे ना तो दुश्मन की साजिशें भेद पाएंगी और न ही मिसाइलें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात उस एयरशिप की जिससे देश की सीमा सुरक्षा और भी ज्यादा पुख्ता होने जा रही है। दरअसल DRDO ने सीमा की सुरक्षा और निगरानी के लिए स्वदेशी टेक्नोलॉजी से एक ऐसा एयरशिप बनाया है जो आसमान से बिना आवाज किए 24 घंटे 7 दिन देश की सरहद की निगरानी कर सकता है। खास बात यह है कि इस एयरशिप का मध्य प्रदेश के श्योपुर में सफल परीक्षण भी किया गया। तो चलिए इस रिपोर्ट में जानते हैं कि आखिर ये एयरशिप इतनी खास क्यों है। ये हिंदुस्तान की हिफाजत की गारंटी है। ये हिंदुस्तान की वो आंख है जो 24 घंटे 7 दिन किसी भी परिस्थिति में देश की सुरक्षा में तैनात रहेगा।
ये स्वदेशी तकनीक से निर्मित वो एयरशिप है जो जल, थल और नभ में भारतीय सेना की आंख बनकर देश की सरहद की सुरक्षा को और भी पुख्ता करेगा। दरअसल ये एक स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म है जिसे डीआरडीओ ने पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से निर्मित किया है और हाल ही में डीआरडीओ ने मध्य प्रदेश के श्योपुर में स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म की पहली उड़ान का सफल परीक्षण भी किया। ये एयरशिप किस तरह से भारतीय सीमाओं की सुरक्षा करेगा, ये जानने से पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म है क्या। दरअसल इस एयरशिप का निर्माण डीआरडीओ की आगरा यूनिट एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने किया है। ये हीलियम से भरा एयरशिप है जिसे खास तौर पर उड़ान के लिए डिजाइन किया गया है। पृथ्वी से 17 किलोमीटर ऊपर ये एयरशिप 24 घंटे 7 दिन तक तैनात रहकर विशाल क्षेत्र पर नजर रख सकता है। बड़ी बात है कि परीक्षण के दौरान ये एयरशिप करीब 62 मिनट तक हवा में बिना आवाज किए तैरता रहा और फिर सफल परीक्षण के बाद इस स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म को वापस धरती पर लाया गया। आप अनुमान लगाइए कि हीलियम से भरा एक बहुत बड़ा गुब्बारा 17 किलोमीटर यानी 55,000 फीट की ऊंचाई पर उसे भेजा गया और 62 मिनट तक यह परीक्षण चलता रहा। यानी 62 मिनट तक इस गुब्बारे ने काफी दूर तक टोह लेने में सफलता प्राप्त की। खास बात है कि स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म की टेक्नोलॉजी दुनिया के चुनिंदा देशों के पास मौजूद है, जिनमें अमेरिका, रूस और चीन शामिल हैं। लेकिन अब इस फहरिस्त में भारत भी शामिल हो गया है, जिसके पास स्वदेशी टेक्नोलॉजी से निर्मित भारतीय सीमाओं की निगरानी करने वाली आंख है। हीलियम से भरा एक बड़ा गुब्बारा स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप का सफल परीक्षण डीआरडीओ की एक बड़ी सफलता है और युद्ध के मैदान में ये भारतीय सेनाओं को दुश्मन के इलाके में क्या हो रहा है उसकी जानकारी देने में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं जिनके पास इस तरह की टेक्नोलॉजी है। जाहिर है इस स्वदेशी टेक्नोलॉजी से न सिर्फ भारतीय सीमाओं की निगरानी को मजबूती मिलेगी, बल्कि सरहद की सुरक्षा और भी पुख्ता होगी, क्योंकि इस एयरशिप में निगरानी वाले कई हाईटेक सिस्टम मौजूद हैं। मसलन इसमें ऑनबोर्ड सेंसर सिस्टम, इंफ्रारेड कैमरा, डेटा ट्रांसमीटर यूनिट, इमरजेंसी डिफ्लेक्शन सिस्टम और एनवेलप प्रेशर कंट्रोल टेक्नोलॉजी मौजूद है, जो दुश्मनों की निगरानी के लिए अहम है। स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म आसमान में ऊंचाई पर रहकर भारतीय सीमाओं की निगरानी के साथ साथ खुफिया जानकारी जुटाने में भी सक्षम है। निश्चित तौर पर यह स्वदेशी टेक्नोलॉजी भारत के भविष्य के मिशन के लिए बेहद कारगर साबित होगी और आसमान में उड़ती भारत की इस आंख से कोई भी दुश्मन बच नहीं पाएगा। ये एयरशिप 24 घंटे दुश्मनों पर न सिर्फ नजर रखेगा, बल्कि उनके हर मूवमेंट की जानकारी भारतीय सेना तक पहुंचाने में मददगार साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं रामनगरी अयोध्या, जहां श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को नई सौगात मिलने वाली है। लोगों को जल्द ही राम मंदिर में राम दरबार के दर्शन होंगे, साथ ही दूसरे देवी देवताओं के दर्शन का अवसर भी मिलेगा। इतना ही नहीं, मंदिर परिसर में अब पंचवटी बनाने की तैयारी हो रही है और श्री राम के जीवन चरित्र को अलग तरीके से देखने का मौका भी तमाम भक्तों को यहाँ मिलने वाला है। और अब बात मां सीता के प्रकोत्सव की भी। दरअसल वैशाख शुक्ल पक्ष के 9वें दिन सीता नवमी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी दिन माता सीता धरती पर अवतरित होती हैं और यही वजह है कि इस दिन माता सीता की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। और आइए आपको बताते हैं कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर में क्या क्या खास नजर आने वाला है। 23 मई को राम मंदिर में स्थापित हो जाएगा राम दरबार। दरअसल परकोटे के 6 मंदिरों में से 4 मंदिरों में शिखर स्थापना नवंबर के अंत तक पूरी हो जाएगी और परकोटे का निर्माण भूतल के 16 दरवाजों पर सोना मढ़ दिया गया है। देखिए, पहली मंजिल पर महाराष्ट्रीयन टिकपुट के दरवाजे लग जाएंगे। मंदिर के मुख्य शिखर पर सोना भी चढ़ाया जा रहा है। मंदिर के शिखर पर इवोल्यूशनल सिग्नल लगेगा और ये सिग्नल ऊपर से गुजरने वाले विमानों के लिए संकेत देगा। इस शिखर पर लाइटनिंग अरेस्टर भी लगाया जाएगा। ये अरेस्टर मंदिर के भवन को बिजली गिरने के मौके पर बचाएगा। मंदिर के निचले हिस्से में श्री राम के जीवन प्रसंगों के चित्र लगेंगे। मंदिर परिसर में पंचवटी के नाम से उद्यान बनवाया भी जाएगा।
3 से 4 महीने में ध्वजा की स्थापना कार्य संपन्न हो जाएगा। दिसंबर 2025 तक राम मंदिर निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और मंदिर का मुख्य भाग अगस्त 2025 तक ट्रस्ट को सौंपा जाएगा। परिसर में अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय भी बनाया जा रहा है। देखिए, साथ ही इसके आर्ट गैलरी का निर्माण भी बड़ी ही तेजी के साथ यहाँ पर किया जा रहा है। और अब बात मां सीता की कर लेते हैं। दरअसल वैशाख शुक्ल पक्ष के 9वें दिन सीता नवमी मनाई जाती है और जिसे जानकी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी दिन माता सीता धरती पर अवतरित हुई थी और यही वजह है कि इस दिन माता सीता की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। श्री राम ब्रह्म का स्वरूप है तो सीता जी शक्ति का। ब्रह्म और शक्ति का सम्मिलन ही संपूर्ण सृष्टि है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है तो माता सीता आदर्श पत्नी। प्रभु श्री राम के बिना माता सीता अधूरी है तो माता सीता के साथ के बिना भगवान राम। उन्हीं माता सीता का प्रकटोत्सव वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को हुआ था। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुष्य नक्षत्र में माता सीता का प्राकट्य हुआ था। इसी कारण ये तिथि सीता नवमी कहलाती है। सीता नवमी के दिन माता सीता की पूजा अर्चना करके मुश्किलों को आसानी से दूर किया जा सकता है। भगवती सीता जिनको भगवान राम की आराध्य माना जाता है, उनकी शक्ति माना जाता है, उनका जन्म राजा जनक के यहाँ ऐसी कथा है कि वो भूमिजा हैं, भूमि से उत्पन्न हुई हैं। सीता इसलिए नाम है कि हल का जो अग्रभाग होता है उसको सीत कहा जाता है और उससे चोट के कारण भूमि से निकली हैं घड़े के अंदर से, इसलिए इनको सीता का नाम दिया गया। और भगवती सीता की जयंती वैशाख शुक्ल नवमी को सीता नवमी के नाम से जानी जाती है। भगवान श्री राम को विष्णु तो माता सीता को लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। इस कारण से इस सौभाग्यशाली दिन माता सीता की पूजा अर्चना प्रभु श्री राम के साथ करते हैं तो भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जानकी नवमी पर स्नान कर गुलाबी रंग के कपड़े पहने, गुलाबी आसन पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे, भूमि को शुद्ध कर सुंदर मंडप बनाए, मंडप के मध्य में एक चौकी स्थापित करें, गुलाबी वस्त्र बिछाकर गुलाबी चावल का अष्टदान बनाए, अष्टदान पर राम जानकी की धातु, काठ या मिट्टी की प्रतिमा रखे, विधि से पूजन करें, माता सीता को लाल वस्त्र पहनाए, माता सीता को लाल फूल सिंदूर अर्पित करें, शुद्ध देशी घी का दीपक जलाए, पूजा में गुलाब की धूप बत्ती भी जलाए, साबूदाने की खीर का भोग लगाए। माँ जानकी के जन्म की जो कथा है, कहा जाता है कि राजा जनक के राज में वृष्टि नहीं हो रही थी और वृष्टि के कारण न होने से अकाल पड़ा। अकाल पड़ने से प्रजा उनकी जब बेहाल हो गई तो उन्होंने अपने गुरुओं से पूछा तो गुरुओं ने बताया कि आप जो है हल चलावें, हल चलाएंगे तो उससे जो वृष्टि होगी उससे आपके प्रजा का पालन होगा। राजा जनक ने जब हल चलाया सुनैना जी के साथ मिल करके तो हल का जो सीत था, जो आगे का लोहे का अग्रभाग होता है, खेत में उस घड़े से टकराया और उससे भगवती सीता का प्राकट्य हुआ। मान्यता है कि सीता नवमी की विशेष तिथि पर जो भी भक्त मां सीता और भगवान राम की उपासना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है।
देखिए, हमारे यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान राम की जो आराधनीय शक्ति हैं वो सीता को माना है। इनके बारे में कहा जाता है कि जो इनकी आराधना करते हैं उनकी मति निर्मल हो जाती है, कुमति नहीं रहती। और जब हमारे यहाँ सुमति होगी तो हमारे घर का, हमारे परिवार का, हमारा स्वयं का विकास होगा। तो भगवती सीता निर्मल मन देने वाली हैं, निर्मल शक्ति देने वाली हैं, भगवान राम की आह्लादिनी शक्ति हैं। देवी सीता की कृपा इस दिव्य तिथि पर अगर मिल जाए तो आपके जीवन की बाधाएं दूर हो सकती है। ऐसे में सीता नवमी पर माता सीता की उपासना कर आप अपने तमाम दुखों से छुटकारा पा सकते हैं और पुण्य का लाभ ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए खबरों की तरफ चलते हैं। मई की शुरुआत आप सभी जानते हैं कि जोरदार रही। बेमौसम हुई बरसात ने भीषण गर्मी से लोगों को थोड़ी सी राहत दिला दी है। अब नए हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है, तो इसी बीच गुड न्यूज ये आई है कि मौसम की मेहरबानी इस हफ्ते भी जारी रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश हो सकती है, जबकि देश के कई राज्यों में 8 मई तक मौसम सुहाना भी रहेगा। हालांकि उसके बाद गर्मी फिर से अपने तेवर दिखाने के लिए तैयार रहेगी। भीषण गर्मी से तप रहे मैदानी इलाकों को बेमौसम बरसात ने राहत प्रदान की। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में तेज हवा और आंधी के साथ हुई बारिश ने मई महीने की शुरुआत सुहाने मौसम से की। लोगों को चिलचिलाती गर्मी से छुटकारा मिला। हालांकि रविवार को कहीं धूप तो कहीं छांव का आलम बना रहा, लेकिन 1-2 दिन पहले हुई झमाझम बारिश से मौसम का मिजाज कुल मिलाकर ठंडा ही बना रहा। मौसम विभाग की माने तो राहत के ये बादल अभी कुछ दिन और लोगों को चुभती जलती गर्मी से छुटकारा दिलाएंगे। दिल्ली एनसीआर में आज भी गरज के साथ बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट होगी। अधिकतम तापमान 34 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री के आसपास रह सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में 5 मई तक धूल भरी आंधियां चलने की संभावना है। 6 और 7 मई को दक्षिण पश्चिम राजस्थान में कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। 6 से 8 मई तक गुजरात के अलग अलग इलाकों में हल्की से भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। तापमान में गिरावट होने से लोगों को तेज गर्मी से राहत मिलेगी। उत्तराखंड में 6 मई तक गरज, चमक और तेज आंधी की संभावना बनी रही। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। हालांकि बिहार, पंजाब समेत देश के बाकी राज्यों में गर्मी का येलो ऑरेंज अलर्ट है। आईएमडी के मुताबिक भारी बारिश और तेज हवाएं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी और हवा के मिलने की वजह से हुई। इसके अलावा उत्तरी पाकिस्तान और आसपास के इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में अचानक बदलाव आया है। मौसम के मिजाज में आया ये बदलाव 8 मई तक जारी रहेगा। 9 मई से तेज गर्मी के फिर से लौटने की संभावना है। यानी फिलहाल बारिश राहत दे रही है, लेकिन गर्मी फिर से दस्तक देने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। संडे को कई शहरों पर बादलों ने अपना डेरा डाला और राहत की बूंदें बरसाते रहे और इससे मौसम सुहाना हो गया। लोगों ने संडे को शानदार मौसम का भरपूर लुत्फ उठाया है। मौसम की मेहरबानी ने इस बार लोगों का वीकेंड यादगार बना दिया। कई जगहों पर शनिवार के साथ रविवार को भी बारिश हुई, जिससे तापमान ज्यादा नहीं चढ़ पाया और मौसम खुशनुमा बना रहा। हालांकि कई जगहों पर तेज हवा के साथ हुई भारी बारिश मुसीबत का सबब बन गई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश हुई। बारिश के चलते 4 डिग्री तक तापमान में अंतर देखा गया। शनिवार को तापमान 41.1 डिग्री दर्ज किया गया था। वहीं रविवार को पारा 37 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। भोपाल के लोगों के लिए अच्छी खबर ये है कि अगले 4 दिन तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। इंदौर में रविवार को भी बारिश ने लोगों को तेज गर्मी से राहत दी। इंदौर के ज्यादातर इलाकों में दिन भर बादल छाए रहे और झमाझम बारिश होती रही। एयरपोर्ट के आसपास के इलाके में ओले भी गिरे। मई की शुरुआत में इंदौर का तापमान 42 डिग्री तक पहुंच गया था, लेकिन पिछले 2 दिनों से तापमान में गिरावट आने से मौसम सुहाना हो गया है। रात में भी गर्मी कम महसूस की गई और लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग के मुताबिक 7 मई तक इंदौर और इसके आसपास के इलाके में बारिश की संभावना है। उत्तराखंड की देहरादून की बात करें तो यहाँ कई जगहों पर तेज बारिश हुई। इससे संग नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। हालांकि माल देवता के आसपास पिकनिक मनाने गए सभी लोग सुरक्षित बच गए। ऋषिकेश में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई,
जिससे ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर शिवपुरी में पहाड़ी से मलबा नीचे गिरने से यातायात रुक गया। देखते ही देखते दोनों तरफ से गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत बचाव का काम शुरू किया। संडे को शिमला में जोरदार बारिश हुई और ओले भी पड़े, जिससे मौसम कूल हो गया। यहाँ बारिश के साथ इतने ओले पड़े कि सड़क सफेद हो गई। बारिश से भीगते हुए शिमला में पर्यटकों ने खूब एंजॉय किया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग को बारिश ने कुछ इस कदर भिगोया, सड़कें बारिश से तरबतर हो गई और तापमान में कमी दर्ज की गई। एमपी, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के बाद अब दक्षिण भारत के तमिलनाडु का हाल भी जान लीजिए। तमिलनाडु के चेन्नई में भी झमाझम बारिश हुई, जिसने शहर की रौनक को निखार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हो रही प्रगति के बारे में। हमारे होनहार वैज्ञानिक, इंजीनियर, छात्र लगातार मौजूदा तकनीक को बेहतर बनाने में लगे हैं और नई नई तकनीक पर काम कर रहे हैं। इससे लोगों की जिंदगी आसान बन रही है और बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान मिल रहा है। IIT मंडी और कानपुर के छात्र प्रोफेसर ऐसे ही मिशन में जुटे हैं। IIT कानपुर ने एक और कमाल किया है। IIT कानपुर के अर्थ साइंस विभाग ने बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने वाला ऐप बनाया है। इस ऐप की मदद से आबादी, लैंड यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, नदी में पानी की मौजूदगी और सैटेलाइट डाटा को एक साथ जोड़कर अनुमान लगाया जा सकता है कि बाढ़ कब और कहां आएगी, बाढ़ की तीव्रता कितनी होगी और ये कितनी आबादी को प्रभावित कर सकती है। सैटेलाइट डाटा की तुलना में इस ऐप का डेटा कहीं ज्यादा सटीक होगा। जैसे मैंने कहा कि इसको अगर प्लेटफॉर्म को अगर हम पब्लिक डोमेन में डाल दें फॉर एग्जांपल, तो इसको कोई भी आदमी, जैसे आप आज की तारीख में गूगल मैप चलाते हैं अपने मोबाइल पे, आप लिटरली उसी तरीके से इस ऐप को भी चला सकते हैं। आप उसमें उस ऐप आपको गूगल मैप में आप कहते हैं कि हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है, हमारा बेस्ट रूट क्या है, आपको गूगल मैप बता देता है। तो ये एक तरह से समझ लीजिए गूगल मैप इसके बैकएंड में चल रहा है। आपने उसको बताया, उसको आपने ऐप लॉन्च किया, आपने उसको बताया कि भाई इस वाटर लेवल पे कौन सा एरिया इनंडेट होगा कि नहीं होगा। वो उसमें वाटर लेवल का डेटा डालेगा और उसके इनंडेशन मैप उसके स्क्रीन पे होगा। तो एक बहुत सिंपल सा ऐप है। इसके बैकएंड पे बहुत सारी टेक्नोलॉजी चल रही है, एल्गोरिथम चल रहे हैं। ये ऐप कानपुर, पटना या किसी भी जगह पर बाढ़ जैसी स्थिति आने पर डेटा की मदद से ये बताएगा कि अगले कुछ घंटों में बाढ़ किस इलाके को प्रभावित कर सकती है। इससे राहत और बचाव में आसानी होगी। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, किसी भी ये मॉडल जो है किसी भी एरिया में काम कर सकता है, किसी भी रिवर पे काम कर सकता है। उस एरिया का डेटा आपको फीड करना पड़ेगा और उस एरिया से और उसके बाद आप उस एरिया के प्रेडिक्शन कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको पहले से पता लग सकता है कि आपका कौन सा एरिया जो है इनंडेट होने वाला है और उसके अनुसार आप राहत कार्य जो है वो उसके अनुसार आप प्लान कर सकते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन पहले से सरकार को अवेलेबल हो तो वो उसके अनुसार लोगों को वहाँ से हटा सकती है, लोगों को वहाँ से वार्न कर सकती है, प्रॉपर्टी बचा सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को सेफगार्ड कर सकती है। तो बहुत सारी सुविधाएं जो है वो उसके अनुसार मिल सकती है। हर साल देश में बाढ़ से फसलों के साथ साथ जान माल का भी काफी नुकसान होता है। ऐसे में IIT कानपुर का एडवांस फ्लड डिजास्टर रिस्पांस सिस्टम वरदान साबित हो सकता है। ये ऐप बाढ़ को लेकर पहले ही अलर्ट जारी कर देगा, जिससे समय रहते जरूरी इंतजाम करके होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। IIT मंडी में भी एक नई तकनीक को डेवलप किया जा रहा है। IIT मंडी में छात्रों ने जमीन और आसमान में एक साथ स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए मल्टी एजेंट रोबोट सिस्टम बनाया है। इस सिस्टम में एरियल और ग्राउंड व्हीकल का इस्तेमाल किया गया है, जिससे ये सिस्टम एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी बाधा के सामान पहुंचाने में पूरी तरह से सक्षम है। ग्राउंड व्हीकल एक स्थान से दूसरे स्थान तक भार पहुंचाने का काम करेगा, वहीं एरियल व्हीकल नेविगेशन के जरिए से उसे रास्ता दिखाने का काम करेगा। मल्टी एजेंट रोबोटिक सिस्टम है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 एजेंट हैं जो कि फुली ऑटोनोमस सिस्टम है। तो ये 2 एजेंट में हमारे पास एक ग्राउंड व्हीकल है, ऑटोनोमस ग्राउंड व्हीकल, और एक एरियल व्हीकल है। और ये दोनों ग्राउंड व्हीकल और एरियल व्हीकल आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं और एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं। ऐसी जगह जहाँ पर हमारा ड्रोन आपदा ग्रसित क्षेत्र जहाँ पे हमें सभी कोई सुविधा पहुँचानी है और ड्रोन जो होता है उसके पास ज़्यादा लोड उठाने की कैपेसिटी नहीं होती, तो हमारा जो ग्राउंड व्हीकल होता है हम उसमें लोड रखते हैं और जो ड्रोन होता है उसको नेविगेट करके वहाँ तक पहुँचाता है जहाँ पे उसे पहुँचना है। तो ड्रोन जो है वो उस एरिया को
देखेगा और कोई जो AGV है उसके लिए रास्ता बना के वहाँ तक पहुँचाएगा टारगेट तक। शोध कर रहे छात्रों का दावा है कि आपदा प्रभावित इलाकों में उनका ये सिस्टम बेहद कारगर साबित होगा। इसके अलावा ऑटोमेटिक एयर हाउस समेत अन्य क्षेत्रों में भी इस सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकेगा। मंडी से धर्मवीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए, चीन की एक स्ट्रीट डांस टीम होमीज ने इतिहास रच दिया है, उसकी तस्वीरें आपके लिए लेकर आए हैं। अमेरिका के लॉस एंजलिस में आयोजित वाइब डांस कंपटीशन में चीन ने तीसरा स्थान हासिल किया और बड़ी बात यह रही कि इस प्रतियोगिता के 30 साल के इतिहास में चीन ने पहली बार अवार्ड भी अपने नाम किया। 4 मिनट 17 सेकंड का ये परफॉर्मेंस जब खत्म हुआ तो चीनी कलाकारों का स्वागत वहां मौजूद दर्शकों ने पूरे 1 मिनट तक जोरदार तालियों से किया। चीनी स्ट्रीट डांस टीम होमीज ने अमेरिका के लॉस एंजलिस में हुए वाइब डांस कंपटीशन में अपने प्रदर्शन के जरिए तीसरा स्थान हासिल किया। वाइब डांस कंपटीशन के 30 साल के इतिहास में ये पहली बार था जब चीन की किसी टीम ने इसमें अवार्ड हासिल किया। इस प्रतियोगिता का आयोजन 2 मार्च को हुआ था, जिसमें चीन ने शॉर्ट्स एंड की इन सिचुआन डांस परफॉर्म का प्रदर्शन किया। इसमें फेस चेंजिंग और ताई ची जैसी चीनी संस्कृति को दिखाया गया। इस डांस परफॉर्म के निर्देशक फेंग झेंगुआ ने कहा कि 因为跳完的时候，观众欢呼了1分多钟，然后我们在连排的时候，主办方有告诉我们，一跳完就下场。 ताई चीन चीन की एक मशहूर एक्सरसाइज है जो सॉफ्ट मार्शल आर्ट में आता है। ताई ची मूवमेंट को शैडो बॉक्सिंग या धीमी गति के शैडो कुंफू भी कहा जा सकता है। सॉर्ड एंड की इन सिचुआन के शुरुआती 40 सेकंड में 8 किस्म के चेहरे परिवर्तन और चीनी मार्शल आर्ट के साथ धारा प्रवाह स्ट्रीट डांस दिखाया गया, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा और जोरदार तालियों से टीम की हौसला अफजाई की। इस डांस को परफॉर्म करने में मुश्किल तो आती है, लेकिन ये मुश्किल फेस चेंजिंग की वजह से तब कई गुना और बढ़ जाती है जब किसी एक का एक्सप्रेशन गलत होता है। इससे पूरी टीम के परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है। इसीलिए इसमें जरूरत से ज्यादा अभ्यास की जरूरत पड़ती है ताकि स्टेज पर परफॉर्म करते वक्त गलती की कोई गुंजाइश न रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब खबर दिखाते हैं वियतनाम की, जहां पर ऐसा लग रहा है जैसे लोगों को भगवान मिल गए हैं। असल में वियतनाम की हो ची मिन सिटी में भगवान बुद्ध के अवशेष भारत से ले जाए गए और उनके दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। ये तस्वीरें वियतनाम से आई हैं। वियतनाम हो या वियतनाम की हो ची मिन सिटी में उमड़े इस जनसैलाब के कदम उस इमारत की ओर बढ़ रहे हैं जहां शांति और अहिंसा का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष दर्शन के लिए रखे गए हैं। I think it's a great, collaboration, and this will set an example for other countries, and also sets an example for the world to see that how two different nations with a shared value of Buddha Dharma and the principles of non-violence, maitri, loving kindness and compassion can come together and create a very sacred environment for everyone to benefit from. ये हो ची मिन शहर का मशहूर थान टैम पगोडा है। यहाँ पहुँच रहे लोग महात्मा बुद्ध के अवशेषों की झलक पाने को आतुर हैं। वे बेहद श्रद्धा भाव से यहाँ सिर झुका रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और खुद को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। भगवान बुद्ध के अवशेषों को भारत में सारनाथ के बुद्ध विहार से वियतनाम लाया गया है और यहाँ दर्शन के लिए रखा गया है। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष 21 मई 2025 तक वियतनाम में प्रदर्शित किए जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र वैसाख दिवस समारोह के लिए इन्हें विशेष रूप से यहाँ लाया गया है। वैसाख दिवस भगवान बुद्ध के जन्म और निर्वाण की याद में मनाया जाता है। माना जा रहा है कि इस दौरान वियतनाम में लगभग 30 लाख लोग इसके दर्शन करने आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इसी के साथ एक अहम खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र बोर्ड के 12वीं के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। स्टूडेंट्स महाराष्ट्र बोर्ड 12वीं परिणाम MSBSHSE की वेबसाइट महाराष्ट्र ssbboard.in और MAHRE mahresult.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। इस साल महाराष्ट्र बोर्ड की 12वीं परीक्षा में 91.88% विद्यार्थी पास हुए हैं। आपको बता दें कि इस साल महाराष्ट्र बोर्ड की 12वीं की परीक्षा का 11 फरवरी से 11 मार्च तक आयोजित भी की गई थी।